ठीक है। हाँ, आयुष बोल रहा है वेइंग ब्रिज करेक्ट है। न्यूटन इन्वेंटेड लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ठीक है, एंड इट वाज यूज्ड टू मेजर मास, ठीक है। द आंसर इज करेक्ट दैट these masses are measured using Newton's law of gravitation. इस लॉ का यूज करके we can measure mass of earth, mass of other planets, mass of stars, mass of whole universe. ये ग्रेविटेशनल लॉ का यूज करके हमने ये सारी चीजें मेजर की है ना। और ऑलरेडी हमको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो स्कूल में ही पढ़ाया गया है। सो वी कैन मेजर दोस मासेस यूजिंग दिस पर्टिकुलर लॉ, ठीक है। और भी थोड़ा सा एडवांस नॉलेज भी होना चाहिए, बट यू कैन मेजर द मासेस ऑफ प्लैनेट्स, ठीक है। एंड हु मेजर्ड दैट फर्स्ट टाइम, ये आपको ढूंढना है। न्यूटन वाज नॉट द पर्सन हु मेजर्ड मास ऑफ अर्थ, बट देयर इज वन मोर साइंटिस्ट हु मेजर द मास ऑफ अर्थ। वो कौन है वो ढूंढ के लाना है आपको। और मास ऑफ यूनिवर्स भी जरा देख गूगल करके कितना आ रहा है। मास ऑफ यूनिवर्स कितना आ रहा है देखो जरा गूगल पे। सर 1.5 into 10 raised to 53 kg. 10⁻53 किलोग्राम। वो 1.5 का फैक्टर मैं नहीं ले रहा हूँ बिकॉज या एक मिनट क्या आया है सर 10⁻50 kg है। 10⁻50 353 53 या 50 Sir, 10⁻50 tons or 10⁻53 kg. यही लिखते हैं, किलोग्राम में ही लिखते हैं, टन्स में नहीं लिखते, ठीक है। सो इट इज ह्यूज 10⁻53 तो 53 पावर्स। वो जाने तो आगे का नंबर जो है दैट इज वेरिएबल। क्यों वेरिएबल है वो भी बता देता हूँ। बिकॉज जो भी यूनिवर्स हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वेबल का मतलब है हम लोग जहां तक देख सकते हैं यूनिवर्स में। जरूरी नहीं है कि उस वहां पर यूनिवर्स खत्म हो गया, उसके आगे भी तो यूनिवर्स है ना। यूनिवर्स इनफाइनाइट है, उसका बाउंड्रीज हमें अभी तक नहीं मिला है। एंड दैट्स व्हाई जितना हम लोग देख सकते हैं, ह्यूमन की एबिलिटी जितनी है, जहां तक हम लोग यूनिवर्स को देख रहे हैं, तो उसका मास इतना निकल के आया है। हो सकता है मास विल बी ग्रेटर एंड डेफिनेटली मास विल बी मोर देन दिस। इससे ज्यादा ही होगा क्योंकि हम लोग बहुत छोटा हिस्सा यूनिवर्स का देख पा रहे हैं। रियलिटी में यूनिवर्स काफी बड़ा है ना। तो हम लोग उसका बहुत छोटा हिस्सा देख पाते हैं। अच्छा, यहाँ पर इसका आंसर किसी ने तो ढूंढ के निकाला है। आई थिंक आयुष ने आंसर दिया है। Sir, the name of the scientist is Henry. Yes, yes. So the name of scientist is Henry Cavendish. He did that Cavendish experiment. He was actually engineer और वो कुछ एक स्पेशल डिवाइस पे काम कर रहे थे। एंड देन ही थॉट कि अरे अगर ये डिवाइस मैं इस तरह से बना दूं तो आई कैन फाइंड दैट कांस्टेंट इन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था याद करो जरा। G(m1 m2 upon r²) ये कौन सा आपने स्कूल में पढ़ा है ना। सो व्हाट इज दिस G? G is universal gravitational constant and this value was not calculated by Newton क्योंकि he was unable to find this value. इसको एक्सपेरिमेंट से ही कैलकुलेट किया जा सकता है। ये न्यूटन को भी पता था बट ही वाज अनेबल टू सेट अप अ डिवाइस टू मेजर दिस G। तो ये इसके लिए बहुत ज्यादा एक्यूरेट डिवाइस की जरूरत थी और वो एक्यूरेट डिवाइस इन्होंने बनाया, हेनरी कैवेंडिश, है ना। And then he performed that experiment again and again and again for so many years, and then he found the value of G, which was 6.67 into 10 raised to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यहाँ से अर्थ का मास फिर मेजर करना आसान हो गया, ठीक है। तो ऐसा करके ये अर्थ का मास वगैरह मेजर किया गया। तो ये हो गया सारा स्टोरी। आप इस पर यूट्यूब या गूगल पे इसकी स्टोरी है पूरी, हेनरी कैवेंडिश ने अर्थ का मास कैसे मेजर किया। सो गो थ्रू दैट स्टोरी, उसको पढ़ना या जो भी उसका वीडियो वगैरह होगा तो वो देखना, ठीक है। आगे बढ़े हम। तो मेजरमेंट ऑफ मास हो गया। अच्छा, यहाँ पर जो छोटे छोटे मासेस है, बड़े मासेस के लिए तो वी यूज द सेम यूनिट किलोग्राम या फिर टन, बट फॉर स्मॉल मासेस there is one more unit, one more convenient unit that is used, which is U. This U is called unified atomic
मास यूनिट। हमने जब पढ़ा था तो ये इसको एटॉमिक मास यूनिट AMU बोलते थे। फिर बाद में इन लोगों का जैसे हर कुछ सालों के बाद साइंटिस्ट लोगों का कॉन्फ्रेंस होता है, तो उन्होंने इसको चेंज करके यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट कर दिया। एंड दिस मास इज 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 आइसोटोप का जो एटम है उसके मास को अगर 12 से डिवाइड कर दोगे, so that mass is 1 atomic mass unit 1 U, and that is equal to this much. This is equal to 1.66050402। ठीक है, देख लो कितने डेसिमल तक एक्यूरेट लिखा हुआ है, into 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, तो ये हो गया एटॉमिक मास यूनिट विथ एन अनसर्टेनिटी ऑफ 10 इन लास्ट 2 डेसिमल। तो इसमें अनसर्टेनिटी है विथ अनसर्टेनिटी ऑफ 10 इन लास्ट 2 डेसिमल। ये अनसर्टेनिटी क्या है ये मैं बाद में बताऊंगा। जो भी मेजरमेंट करता है कि यहाँ से यहाँ तक एक्यूरेट है, इसमें थोड़ा सा गलती हो सकती है, एंड दैट्स व्हाई ये अनसर्टेनिटी लिखा हुआ है। These 2 digits may change, इसमें थोड़ा सा चेंज आ सकता है। तो कितना मैक्सिमम चेंज आ सकता है? 10 का चेंज आ सकता है इसमें। सो दैट इज दिस। ठीक है, ये हो गया अपना मेजरमेंट ऑफ मास। अब ये किलोग्राम को अगर रखो, ये भी जो पहले डिफाइन किया था, तो इट वाज अ प्लैटिनम इरिडियम एलॉय। इस एलॉय का एक क्यूब बनाया है ना, क्यूब या सिलेंडर कुछ तो बनाया था, लेट मी चेक। So in 1889, a kilogram was the mass of a shiny piece of platinum iridium alloy kept in a special glass case at International Bureau of Weights and Measures। तो ये एक जगह है जहाँ पर उस प्लेटिनम इरिडियम का एक ब्लॉक रख दिया है ना, उस ब्लॉक को हमने बोला कि दिस ब्लॉक इज 1 किलोग्राम, और फिर उसके रेप्लिका बनाए, हर कंट्री को एक एक रेप्लिका दे दिया, तो वहां से पूरी दुनिया में हमारा 1 किलोग्राम ये यूनिवर्सल स्टैंडर्ड बन गया। तो वहां से ये डिफाइन हुआ था। अभी लेटेस्ट डेफिनेशन अलग है, ये पुराना डेफिनेशन है। लेटेस्ट डेफिनेशन आपको ढूंढना है तो आपको गूगल करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये हर कुछ सालों के बाद ये अपडेट होते रहता है डेफिनेशन। तो यू हैव टू चेक द लेटेस्ट डेफिनेशन फ्रॉम गूगल। ये पुराना सबसे पहला डेफिनेशन है किलोग्राम का। तो इस तरह से किलोग्राम को बताया गया। अब देखो यहाँ पर आपको बुक में ही दिया हुआ है, दिस डेफिनेशन ऑफ मास हैज बीन मॉडिफाइड ऑन 20 मई 2019, मतलब लास्ट ईयर, ये कौन सा 21 लास्ट टू लास्ट ईयर इसको वापस से अपडेट किया है। तो मैंने बोला ना, ये जो सारे डेफिनेशन है ये हर कुछ सालों में अपडेट होते रहते हैं, ठीक है। तो इसको वापस से उन्होंने अपडेट किया। द रीजन वाज दैट कि जो प्लेटिनम इरिडियम का जो पीस है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को पिकअप कर रहा था, उसको पूरा आइसोलेट किया हुआ है, स्टिल वो डस्ट पार्टिकल को पिकअप कर रहा है, एंड इट्स मास इज गेटिंग चेंज ड्यू टू दिस इफेक्ट्स, है ना। और दूसरा, एटमॉस्फेयर की वजह से मास में चेंज आ रहा है उस ब्लॉक के, बहुत छोटा चेंज है, बट दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड में अगर चेंज आने लगे तो दैट इज नॉट गुड। तो इसलिए ये डेफिनेशन को अपडेट किया। तो न्यू मेजर ऑफ किलोग्राम इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो उसको करंट के टर्म्स में डिफाइन किया, ठीक है। हम लोग उसमें घुसेंगे नहीं, क्या डेफिनेशन है, वो कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन होता है ना, उसके पीछे बहुत सारा फिजिक्स इन्वॉल्व होता है। बट एनीवेज आपको बस पता होना चाहिए कि भाई ये डेफिनेशन पुराना वाला है, इसको अपडेट किया गया है, ठीक है, और हर कुछ सालों में इसको अपडेट किया जाएगा। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट ऑफ मास के बाद नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ टाइम। इस पर जनरली बच्चों ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है एग्जाम में। ये हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें पता होना चाहिए कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं, जो मेन फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनको हम लोगों ने कैसे स्टैंडर्डाइज किया, वो पढ़ने के लिए आपको ये टॉपिक दिया है। एंड द नेक्स्ट वन इज मेजरमेंट ऑफ टाइम। हम लोग अपना टाइम कैसे मेजर करते हैं? यूजिंग क्लॉक, ठीक है। सपोज मेरे पास एक घड़ी है,
वो पीछे हो गई या फिर वो बंद पड़ गई, तो मुझे उसमें टाइम सेट करना है। सो व्हाट आई विल डू, अगर मेरी घड़ी बंद पड़ गई है और मुझे उसमें टाइम सेट करना है, व्हाट आई विल डू, आप क्या तो करोगे? बैटरी बदल के फिर से सेट करोगे, हाँ, फिर से सेट बैटरी करना बदल। है। अभी कितने बजे ये मुझे कैसे पता चलेगा? लेट अस से मेरी घड़ी बंद कर दी अभी, कितना बज रहा है ये मुझे कैसे पता चलेगा? सो By बाय the other clock, बाय लुकिंग एट looking at अनदर क्लॉक, है ना? तो मैं दूसरी क्लॉक देख लूंगा, या फिर मेरा मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन के अंदर मेरा टाइम लगा हुआ है, तो वो देख लूंगा, या फिर मैं इंटरनेट से देख सकता हूँ टाइम। तो ये सारे जो टाइम है, हम किसी भी क्लॉक का टाइम जब सेट करते हैं तो वो किसी और क्लॉक को देखकर सेट करते हैं, सही है? किसी भी एक क्लॉक का रेफरेंस लेके हम अपनी क्लॉक का टाइम सेट करते हैं। अगर मैंने जिस क्लॉक का रेफरेंस लिया वही क्लॉक गलत हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना? तो हम लोग जो क्लॉक रेफर करते हैं, रेफरेंस क्लॉक, तो ये अलग अलग हो सकती है। जैसे कि हमारा मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन में टाइम कहाँ से आ जाता है? अपने आप ऑटो अपडेट होता है ना अपने फोन में, हम लोगों को सेट नहीं करना पड़ता है, तो वो कहाँ से आ जाता है? ऑटो ऑटोमेटिक हो जाता है। हाँ, ऐसा कैसे ऑटोमेटिक होता है? सर एक्चुअली बनाते वक्त ही उसमें फीड किया रहता है नहीं या नहीं नहीं, किस एरिया में है। दैट इज नॉट द रीजन, दैट इज नॉट ट्रू। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसको पता चल जाए भाई कितना टाइम हो रहा है, या फिर उसको सेट कर दिया जाए, ऐसा नहीं रहता है। नया फोन जब लोगे तो उसमें टाइम सेट नहीं होता है, लेकिन जैसे ही आप सिम डालोगे तो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। क्या करना, अपने फोन का सिम निकाल देना, ठीक है, और फोन को फैक्ट्री रीसेट करना, और फिर देखना कि उसमें टाइम ऑटोमेटिक सेट होता है क्या, बिना इंटरनेट कनेक्ट किए। जब आप इंटरनेट कनेक्ट कर दोगे या उसको सिम डाल दोगे तो वो सेट हो जाएगा। तो ऐसा क्या हुआ, वहां पर नेटवर्क क्लॉक है, नेटवर्क का एक क्लॉक है जो आपके फोन को टाइम दे रहा है कि भाई ये इस वक्त का टाइम है, तो वो नेटवर्क से आता है। दूसरा, हम लोग न्यूज चैनल देखते हैं, न्यूज चैनल में हमें टाइम मिल जाता है सेट करने के लिए, न्यूज चैनल्स पे टाइम होता है। नेटवर्क जो है वो हमारे फोन को प्रोवाइड करता है, सो दिस इज नेटवर्क पुश, नेटवर्क पुश बोलते हैं हम इसको। तो नेटवर्क की तरफ से आता है, मतलब जो लेटेस्ट से मेरा जियो का सिम है, तो जियो की जो भी मोबाइल टावर है वहां से वो सिग्नल आ रहा है कि ये टाइम हो रहा है अभी। तो इसका मतलब उनके पास भी कोई तो क्लॉक होगा, न्यूज चैनल वालों के पास भी अपनी news. कुछ तो क्लॉक होगी। तो वहां से ये टाइम सेट हो रहा है, तो वहां पर भी कुछ ना कुछ रेफरेंस क्लॉक है। तो ये रेफरेंस क्लॉक नहीं है, ये तो हमारे रेफरेंस क्लॉक है Sir, जिसे हम लोग टाइम सेट कर रहे हैं अपना। तो ये लोग भी तो कहीं से सेट करते होंगे, या फिर इंटरनेट हो गया, इंटरनेट पे आप जा सकते हो और वो जीएमटी वगैरह का वेबसाइट है, वहां से निकाल सकते हो टाइम। तो ये इन लोगों के भी तो खुद के कुछ क्लॉक होंगे। तो जो यूनिवर्सल रेफरेंस क्लॉक है, इट इज नॉट ऑर्डिनरी क्लॉक, जैसे हमारे क्लॉक होता है वैसा ऑर्डिनरी क्लॉक नहीं है। तो ये जो यूनिवर्सल रेफरेंस के लिए यूज होता है, दैट इज एटॉमिक स्टैंडर्ड क्लॉक, जिसमें एक सीजियम एटम का यूज होता है। सीजियम इज अ काइंड ऑफ एटम, रेडियो एक्टिव एटम, ठीक है। और इस सीजियम का यूज करके इसकी जो वाइब्रेशन होते हैं, हाइपरफाइन वाइब्रेशन का काउंट करके टाइम कीपिंग, इसको हम लोग टाइम कीपिंग बोलते हैं, टाइम मेजरमेंट को। ये जो क्लॉक है ये हमारा रेफरेंस टाइम सेट करता है, तो इसको हम लोग टाइम कीपिंग बोलते हैं। तो दिस इज डन यूजिंग एटॉमिक स्टैंडर्ड क्लॉक। और एक्चुअल में हमारा जो टाइम है इसकी हिस्ट्री ऐसी है कि हम लोग अपना टाइम मेजर करते हैं फ्रॉम प्लैनेटरी मोशन, या फिर यू कैन से एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स से हम लोग अपना टाइम मेजर करते हैं, ठीक है। सन राइज हो रहा है तो वहां से हमारा डे स्टार्ट होता है, तो हम लोग अपने जो भी टाइम मेजरमेंट्स है दीज आर डिपेंडेंट ऑन एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स। तो इसको भी अपडेट करना पड़ता है कुछ सालों के बाद, टाइम कीपिंग जो है इसको भी अपडेट करना पड़ता है। सो दिस एटॉमिक स्टैंडर्ड क्लॉक यूजेस अ स्पेशल काइंड ऑफ एटम दैट कीप्स द ट्रैक ऑफ टाइम, ठीक है। और इसका एक्यूरेसी इतना है कि कुछ हजार सालों में इसमें 1 सेकंड का एरर आ सकता है, ठीक है। ये जो घड़ी है इसका एक्यूरेसी इतना है कि कुछ हजार सालों में सिर्फ 1 सेकंड का एरर आएगा, और वो जब आएगा तब उनको कैलकुलेशन करके उस एरर को एलिमिनेट करना होता है, ठीक है। बट इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, सो दैट इज फाइन। तो ये एक्यूरेसी बहुत अच्छा है, दिस इज अ वेरी गुड एक्यूरेसी, ठीक है। और ये सब जो डिसाइड होता है इट इज बेस्ड ऑन दिस, किस पे डिसाइड होता है,
प्लैनेटरी मोशन पे। ठीक है, अभी अपने बुक की कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं क्या क्या बोला है हमारे बुक में। तो एक कंसेप्ट है सोलर डे, मीन सोलर डे। ठीक है, तो जो एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है उसमें से एक इवेंट है मीन सोलर डे। तो व्हाट इज मीन सोलर डे? अ मीन सोलर डे इज एवरेज टाइम इंटरवल फ्रॉम 1 noon to the next noon. It is time between 1 noon to next noon. इसका मतलब जब आपके सिर पर सन होगा, आपकी शेडो खत्म हो जाएगी, उस वक्त को हम लोग नून बोलते हैं। ठीक है, जब आपकी शेडो बिल्कुल नहीं होगी, तो दैट टाइम इज नून, एंड फ्रॉम 1 noon to the next noon is 1 solar day. ठीक है, एंड दैट डे इज अप्रोक्सीमेटली 24 hours. तो ये जो टाइम होता है इट इज 24 hours. तो इसको हम लोग 24 घंटे लेते हैं. सो दैट इज ड्यूरेशन ऑफ अ डे. एंड 1 hour कितना मिनट्स होता है? 1 hour is 60 minutes. 60. And 1 minute is कितना seconds? 60 seconds. 60. 1 day is 24 hours, and 24 hours is 24 into 60 minutes, and this 24 into 60 minutes is 24 into 60 into 60 seconds. Yes. तो एक दिन में कितने सेकंड्स बनेंगे? तो 1 डे में इतने सेकंड्स बनेंगे. ये कितने सेकंड्स है बच्चों? मल्टीप्लिकेशन करो, 24 into 3600, so that is 86400 सेकंड. तो एक दिन में 24 घंटों में हमारे पास कितने 86,400 सेकंड्स होते हैं. ठीक है, तो इट्स लिटरली ह्यूज टाइम है ना, हमारे पास बहुत सारा टाइम है, इतने सारे सेकंड्स हैं हमारे पास. ओके, और मीन सोलर डे का टाइम इस पे से कैसे डिफाइन करेंगे? तो 1 सेकंड इज 1/86400 डेज. मीन सोलर डे, मीन सोलर डे. तो इस पे से सेकंड को डिफाइन किया गया, एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट पे से इसको डिफाइन किया गया, और फिर इसको सेट करने का काम ये क्लॉक करती है, इसको स्टैंडर्डाइज रखने का काम ये क्लॉक करती है, और सीजियम एटॉमिक क्लॉक, जिसको एटॉमिक क्लॉक बोलता है. ठीक है, सो आपके बुक में दिया है कि अच्छा, यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है. इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट लेंथ ऑफ सोलर डे वेरीज ग्रेजुअली ड्यू टू ग्रेजुअल स्लोइंग डाउन ऑफ अर्थ रोटेशन. अर्थ जो है वो स्लो डाउन हो रहा है धीरे धीरे धीरे, इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ इयर्स. सो जो हमारा सोलर डे का टाइम है वो चेंज हो रहा है ओवर द टाइम. हेंस टू गेट मोर स्टैंडर्ड एंड नॉन वराइंग यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टाइम वी यूज दिस सीजियम एटॉमिक क्लॉक. तो इसकी जगह अभी क्या यूज करते हैं? सीजियम एटॉमिक क्लॉक का यूज होता है फॉर कीपिंग दैट टाइम स्टैंडर्ड. सो इन सीजियम क्लॉक 1 सेकेंड इज टेकन एज टाइम नीडेड फॉर 9192, ये बड़ा नंबर है, 9192 631770, 631770. ठीक है, सो इतने वाइब्रेशंस अगर हो गए, सो दैट इज इक्वल टू 1 सेकेंड. जो सीजियम एटम के जो रेडिएशन होती है, जिस उसमें से जो रेडिएशन निकलती है, उसके जब इतने वाइब्रेशंस हो जाएंगे, दैट इज इक्वल टू 1 सेकेंड. और वो वाइब्रेशन काउंटर से काउंट करता है, और जब इतने वाइब्रेशंस हो जाएंगे, सो आवर काउंटर विल से दैट इट इज 1 सेकेंड. फिर वापस से इतने वाइब्रेशंस हो जाएंगे, तो दैट विल बी नेक्स्ट सेकेंड, एंड सो ऑन. तो ऐसे इस टाइम को मेजर किया जाता है. तो यू कैन गूगल दिस एटॉमिक स्टैंडर्ड क्लॉक, गूगल कर सकते हो, तो आपको उसका फोटो और वीडियो वगैरह देखने मिलेगा, तो वो गूगल करके आप देख सकते हो. ठीक है, अच्छा, अब एक और क्वेश्चन था कि सिर्फ कार्बन 12 का यूज किया टू मेक दैट एटॉमिक स्टैंडर्ड यूनिट, है ना, जो हमने AMU यूनिट लिखा था मास के लिए, तो फिर हमने वहां पर कार्बन का ही यूज क्यों किया? सो द रीजन इज दैट कार्बन इज द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड, एंड 90% ऑफ जो उसका कार्बन अवेलेबल है यूनिवर्स में या फिर अर्थ पे, इट इज कार्बन 12 आइसोटोप. तो हमारा जो आइसोटोप है वो भी प्योर स्टेट में अवेलेबल होता है, एंड दैट्स व्हाई we have used carbon 12 for standardization of atomic masses. ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का पहले यूज होता था, बट
उसके बहुत सारे ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के आइसोटोप प्रेजेंट है और उनका प्रोपोर्शन भी ज़्यादा है, तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है नेचर में, एंड दैट्स व्हाई उनकी जगह हमने कार्बन 12 का यूज करना चालू किया। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला मेजरमेंट ऑफ लेंथ मास टाइम टॉपिक खत्म होता है, छोटा सा टॉपिक है डिस्कशन वाला, तो हमने खत्म कर दिया। अभी जो मेन टॉपिक शुरू होने वाला है दैट इज डायमेंशन, जो आपके एग्जाम पॉइंट से भी इम्पोर्टेंट है और बाकी तरीके से भी इम्पोर्टेंट। ठीक है, यस, ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, डायमेंशनल एनालिसिस। नेक्स्ट टॉपिक इज, हेडिंग दे दो, पहले तो डायमेंशंस पढ़ेंगे हम लोग, डायमेंशंस, पहले डायमेंशंस पढ़ेंगे, बाद में डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ेंगे। तो अभी पढ़ता है टॉपिक डायमेंशनल एनालिसिस। सो व्हाट इज डायमेंशन, ये पहले सीखो। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। हमने क्या सीखा कि लेंथ, मास, टाइम और बाकी के जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थे, इन पर बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड करती है। ठीक है, लेंथ, मास, टाइम हो गया, फिर टेम्परेचर हो गया, फिर इलेक्ट्रिक करंट हो गया। तो ये सारी जो क्वांटिटीज है, इन पर हमारी ज्यादातर फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती है, और उसमें भी सबसे ज्यादा जो फिजिकल क्वांटिटीज है, those quantities depend on length, mass and time. So we can find out the dependence of any physical quantity, any derived quantity on fundamental quantity. ठीक है, तो ये जो रिलेशन है दैट इज डायमेंशन। अब क्या है ये समझने के लिए लेट अस टेक एग्जांपल। लेट अस से एरिया मेजर करना है मुझे किसी एक रेक्टेंगल का। सो एरिया का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज लेंथ breadth, what is unit of length? What is unit of length? लेंथ हम किस यूनिट में मेजर करते हैं? मीटर में। एंड ब्रेड्थ को हम लोग किस यूनिट में मेजर करते हैं? मीटर में। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो गया? मीटर स्क्वायर हो गया। तो एरिया जो है वो मीटर के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। मीटर इज यूनिट ऑफ लेंथ, so I can say that dimension of area is length. Area depends on length and its power is 2. So area depends on second power of length. एरिया मेजर करते वक्त हमें मास को मेजर नहीं करना होता है, तो मास पे डिपेंड नहीं करता है एरिया। एरिया मेजर करते वक्त टाइम को भी मेजर करने की जरूरत नहीं है, सो टाइम पे भी डिपेंड नहीं करता है, सो मास एंड टाइम विल बी जीरो। सो दिस इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ एरिया, डायमेंशंस ऑफ एरिया। ठीक है, लिखते चलो, एक एक एग्जांपल हम लोग लेंगे और समझेंगे कि डायमेंशंस कैसे लिखा जाता है। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग डायमेंशन। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं एग्जांपल। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। रेक्टेंगुलर क्यूब है
उसका वॉल्यूम निकालना है। सो द फॉर्मूला इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। लेंथ का यूनिट है मीटर, ब्रेड्थ को भी हम लोग मीटर में ही मेजर करते हैं, हाइट को भी हम लोग मीटर में ही मेजर करते हैं। सो मीटर इंटू मीटर इज मीटर क्यूब, मीटर इंटू मीटर इज मीटर क्यूब। तो डायमेंशन हो जाएगा लेंथ का पावर है 3, लेंथ मीटर में होता है, टाइम नहीं है और मास भी नहीं है, तो मास 0, टाइम 0। ठीक है, मास और टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? व्हाट इज फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। गुड, एक मिनट रुक जाओ, कैमरा जरा सेट कर दो। या इट इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर, है ना, टाइम का यूनिट है सेकंड, तो वेलोसिटी का यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर अपॉन सेकंड है तो सेकंड का पावर -1, अपॉन में सेकंड है तो पावर क्या लिख सकते हो? -1। तो डायमेंशंस क्या हो जाएगा देखना, मीटर मतलब लेंथ है, पावर कितना है 1, सेकंड मतलब टाइम है, पावर कितना है -1, मास है क्या यहाँ पर, किलोग्राम है क्या, नहीं है, तो मास का पावर 0। ये हो गए डायमेंशंस किसके, वेलोसिटी का। ये नहीं भी लिखोगे तो चलता है बच्चों, जो डायमेंशन 0 है ये नहीं भी लिखोगे तो चलता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इतना लिखा तो भी चलेगा, यहाँ पर भी ऐसे लिख सकते हो। ये जो 0 है वो नहीं लिखोगे तो भी चलता है। ये हो गया वेलोसिटी। नेक्स्ट वन लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। वेलोसिटी के बाद लेते हैं डेंसिटी। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं डेंसिटी। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर डेंसिटी बच्चों? फॉर्मूला बताओ। यस, मास अपॉन वॉल्यूम। राइट, इट इज मास अपॉन वॉल्यूम। एंड व्हाट इज यूनिट ऑफ मास? व्हाट इज यूनिट ऑफ मास? ग्राम। किलोग्राम, ऐसा यूनिट लिखेंगे, किलोग्राम। वॉल्यूम का हमारे पास यूनिट ऑलरेडी है, वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब, सो दिस इज यूनिट ऑफ डेंसिटी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना। अब डायमेंशंस लिखना है, किलोग्राम मतलब मास, पावर है 1, अपॉन ये मीटर मतलब लेंथ, पावर है -3। मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, पावर है 3 लेकिन वो अपॉन में तो -3। टाइम यहाँ पर नहीं है तो टाइम का पावर 0, नहीं लिखोगे टाइम का पावर 0 तो भी चलेगा, मतलब ये इतना ही लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये हो गया डेंसिटी। नेक्स्ट वन, यहाँ तक लिख लो, लिख रहे हो क्या सभी मेरे साथ? यस सर। आगे बढ़े। श्योर। नेक्स्ट है, हाँ बोलो, डाउट है क्या? नो सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी हो गया, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के डायमेंशन क्या रहेंगे? तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। वेलोसिटी अपॉन टाइम, चलेगा क्या? चेंज इन वेलोसिटी इज अगेन अ वेलोसिटी, है ना, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का यूनिट यहाँ कहीं तो है क्या, देखो जरा, दिस इज द यूनिट। वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, टाइम का यूनिट है सेकेंड, तो ये क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर, यूनिट क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन क्या आ जाएंगे, LMT। लेंथ का पावर है 1, मास है नहीं इसमें, किलोग्राम नहीं है,
सेकेंड का पावर है 2, लेकिन वो डिनोमिनेटर में तो -2। ठीक है, आया समझ में? यस सर। अब एक आपको देता हूँ, आप मुझे करके दिखाना। एक ऐसे ही एग्जांपल देता हूँ आपको, फॉर्मूला भी दे देता हूँ, ट्राई। ये भी हटा देता हूँ जल्दी से। यहाँ तक लिख लिया था ना बच्चों, ये भी लिख लो जल्दी से। नेक्स्ट एग्जांपल इज फोर्स। नेक्स्ट एग्जांपल इज फोर्स। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। डायमेंशन फाइंड करो चलो, LMP। कितना टाइम हो गया? ओके, अभी है और 5 मिनट। Sir, then हाँ, क्या आया आंसर? L raised to 1, M raised to 1 and T raised to -2. वेरी गुड, करेक्ट। ठीक है, जिनको नहीं आया वो लोग देखो, मास का यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट इधर है, उठा लो। क्या यूनिट है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मतलब मास, पावर है 1। मीटर मतलब लेंथ, पावर है 1। सेकेंड मतलब टाइम, पावर है 2, लेकिन डिनोमिनेटर में तो -2। ठीक है, आया सभी को ध्यान में? इजी है या डिफिकल्ट है बच्चों? इजी है सर। इजी सर। इजी है सर। अच्छा, यहाँ पर क्या स्किल है पता है क्या? आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। कोई भी मैं क्वांटिटी दे दूं, उसका अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप ये कर सकते हो। तो इसमें डिफिकल्ट काम ये है कि फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, तो मैं आपको आफ्टर क्लास एक शीट शेयर करूंगा जिसमें बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है और उनके फॉर्मूला दिया है, उनके डायमेंशन दिया है। ठीक है, डायमेंशन कभी भी लर्न मत करो। ठीक है, सिर्फ ये एक डायमेंशन हम लोग लर्न करेंगे, इसको एक लर्न करेंगे। क्यों लर्न करेंगे वो भी आपको समझेगा आगे। तो ये एक छोड़ के बाकी इतने सारे डायमेंशन हमने जो डिराइव किए उनको लर्न नहीं करना, सिर्फ ये एक जो डायमेंशन है इसको लर्न कर लो, क्योंकि 90% ऑफ फिजिक्स जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है, तो इसलिए हम इसको लर्न करेंगे। बाकी डायमेंशन नहीं लर्न करेंगे, बाकी फॉर्मूला और यूनिट लर्न करेंगे। हमें यूनिट पता होना चाहिए, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, फोर्स का यूनिट याद कर लो, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है ना। तो एक्चुअली 1 न्यूटन इज दिस मच। 1 न्यूटन इज 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका ही ये एक्चुअल यूनिट है, फिर न्यूटन के नाम से इसको यूनिट हमने एन लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वांटिटी लेते हैं प्रेशर। प्रेशर क्या होता है बच्चों? फोर्स अपॉन एरिया या थ्रस्ट अपॉन एरिया। फोर्स का यूनिट इधर लिखा हुआ है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। अब करो सॉल्व, अब सॉल्व करो, आंसर निकालो, सॉल्व करो, आंसर निकालो। देखो तो आपका यही आंसर आ रहा है क्या? Yes, sir. यस सर। सबको आ गया समझ में? ठीक है, आज इसकी प्रैक्टिस करोगे बहुत सारी। देखो, ये एक यस तरीका है डिपेंडेंस बताने का। इससे पता ये चलता है कि प्रेशर डिपेंड्स ऑन फर्स्ट पावर ऑफ मास, इट डिपेंड्स ऑन -1 पावर ऑफ लेंथ एंड इट डिपेंड्स ऑन -2 पावर ऑफ टाइम। ये इससे पता चलता है और कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन इससे नहीं मिलता है। लेकिन इस छोटी सी ये जो हमने लिखा है डायमेंशन, इट इज वेरी पावरफुल एंड इट हैज लॉट ऑफ एप्लीकेशन, लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन, जिसमें से हम लोग 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। नंबर 1, वी कैन यूज दिस डायमेंशंस टू फाइंड करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन।
मतलब कोई भी फिजिकल इक्वेशन है, कोई भी मैंने आपको इक्वेशन दे दिया फिजिक्स का, तो वो सही है या गलत है वो हम लोग इससे चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज, इसका एक और एप्लीकेशन है कन्वर्जन फैक्टर निकालना। कन्वर्जन फैक्टर निकाल सकते हैं हम लोग, कैसे निकाल सकते हैं हम लोग देखेंगे। और तीसरा, हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है, which is called to establish relationship between related physical quantity, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हम लोग इससे बना सकते हैं। तो बहुत सारी 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसकी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इट विल टेक टाइम, एक एप्लीकेशन को एक लेक्चर कभी कभी लग जाता है, सो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है, हाउ टू यूज दिस डायमेंशन। बट आज का होमवर्क क्या है, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस राइटिंग डायमेंशंस, ठीक है। तो इसके लिए मैं होमवर्क आपको आफ्टर क्लास शेयर करता हूँ, ठीक है, उसका सॉल्व होमवर्क होगा, लेकिन आपको खुद से वापस से सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आफ्टर क्लास एक पीडीएफ शेयर करूंगा, वो आपको सॉल्व करनी है सभी को, ठीक है। गॉट इट। आपके टेक्स्ट बुक में, यस सर। इन योर टेक्स्ट बुक इट इज ऑन पेज नंबर 6, ये ऐसा ग्रीन कलर का टेबल है। सो देयर आर फ्यू क्वांटिटीज गिवन, सारे नहीं है, थोड़े बहुत दिए है। डेंसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, इंपल्स, वर्क, काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर। उसमें से कुछ मैंने कराया है, कुछ नहीं करा है, वो आप इमीडिएट अभी क्लास खत्म होने के बाद कर सकते हो, जो नहीं करा है मैंने, ठीक है। और बाकी के मैं होमवर्क दे दूंगा आपको पीडीएफ फॉर्म, पीडीएफ का फाइल दे दूंगा, उसमें से आप होमवर्क कर सकते हो, ठीक है। केएस ऐप पर भी आप ये जो होमवर्क है उसके असाइनमेंट के तौर पे वो मैं वहां पर अपलोड करूंगा लेटर ऑन, तो वहां पर आप अपने आंसर सबमिट कर सकते हो, ठीक है। तो रुके फिर आज की क्लास में यहीं पे। यस सर। Yes, sir.